नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में हिंदी वर्णमाला में स्वरों का अध्ययन किया था। हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया था? दो, एक स्वर एक व्यंजन। स्वर तो हम पिछली वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 11 प्रकार के होते हैं। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू, ऋषि, ए ओ औ। 11 प्रकार के होते हैं। कल तो हमने स्वर पढ़ाए थे, आज हम पढ़ाएंगे व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन कुल मिलाकर 33 प्रकार के होते हैं। अगर स्वरों और व्यंजनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर 44 आता है। लेकिन हमने कल पढ़ा था वर्णमाला में वर्णों की संख्या तो 52 होती है, तो वो 8 कहाँ गए? वही 8 फैक्ट जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। अब हम आपको व्यंजन पढ़ाएंगे। तो क्या होता है व्यंजन? वे दुनिया जो स्वरों के बिना नहीं बोली जा सकती व्यंजन कहलाती हैं। स्वर हमारा क्या था? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाए, अर्थात स्वरों के बिना व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इनकी कुल संख्या 33 होती है। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम हल होता है। ये हलन का चिन्ह जरूर लगेगा इसमें। जैसे स्वरों को अच कहा जाता था, इसका हल कहा जाता था। अब स्वरों के बिना अस्तित्व नहीं होता है, वैसा क्या होता है? ऐसे आधा का है, ये हमेशा आधा आता है। जब इसमें छोटा आ मिलता है स्वर, तब ये पूरा का बनता है। यही होता है कि स्वरों के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे आधा खा है, जब इसमें छोटा आ मिलेगा तब ये बनेगा खा। इसीलिए कहा जाता है वे दुनिया जो स्वरों के बिना नहीं बोली जा सकती व्यंजन कहलाती हैं। आधा का प्लस स्वर बराबर का, आधा खा प्लस स्वर बराबर खा। चलो नोट कर लो। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने कल स्वरों का भी वर्गीकरण किया था, उसी प्रकार आज व्यंजन का भी वर्गीकरण करेंगे। जिस प्रकार स्वरों का वर्गीकरण कल हमने 4 प्रकार से किया था, उच्चारण काल के आधार पर, प्रथम के आधार पर, जाति के आधार पर और काल के आधार पर, उसी प्रकार व्यंजन का वर्गीकरण भी 2 आधार पर किया जाता है, उच्चारण प्रथम के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको पढ़ाएंगे उच्चारण प्रथम के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण प्रथम के आधार पर व्यंजनों को कई भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पे इसमें पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। जो जीभ है, जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करेगी वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इनकी कुल संख्या 25 होती है। क्योंकि ये 5 का वर्ग है, इसलिए स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन में ही आपसे पेपर में तो बहुत कुछ आता है, और कुछ में तो नहीं आएगा, स्पर्श व्यंजन से ही। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का कोई ना कोई भाग मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 25 होती है। पहला इतना नोट करिए, फिर बताते हैं स्पर्श व्यंजन 25 कौन कौन से हैं। क्योंकि इनकी कुल संख्या 25 होती है, इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इतना नोट करिए, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। ये भी पेपर में आ जाता है। स्पर्श व्यंजन को क्या कहते हैं? स्पर्श को लिख देंगे, स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। जैसा कि स्पर्श व्यंजन हमने बताया थे 25 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, घा। यहाँ पर बिंदी यहाँ पर लगेगी, नीचे नहीं लगेगी। चा, छा, जा, झा, इया। ता, था, दा, धा, रा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। एक बात ध्यान रखना, इसके नीचे और इसके नीचे बिंदी नहीं लगाएंगे। बिंदी लगाएंगे तो ये विदेशी शब्द हो जाएंगे, जिसे नुक्ता वाले शब्द कहा जाता है। वो हमें आपको आगे बताएंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, कर लिया नोट। अब देखो, जो का वर्ग वाले हैं, जो इस लाइन का है वो का वर्ग वाले, जे वाले लाइन के होंगे चा वर्ग वाले, टा के सामने ता वर्ग वाले, ता के सामने ता वर्ग वाले, पा के सामने पा वर्ग वाले। जो का वर्ग वाले हैं हमारे कंठ से बोले जाते हैं। गले का पहला ऐसा कंठ होता है ना, तो ता, खा, गा, घा, ड़ा बोल के देखो, ता से कंठ से निकलेंगे। और कंठ के ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? तालु। तो चा वाले जो है वो तालु से बोले जाते हैं, और तालु के ऊपर जाएंगे तो मिलेगी जीभ। जो ता वाले हैं वो जीभ से बोले जाते हैं, और जीभ से जो ऊपर जाएंगे तो मिलेंगे दांत। दंत स्वर का दंत व्यंजन कहा जाता है। तो ता वर्ग वाले दांत से बोले जाएंगे, और दांत से बाहर आएंगे तो आएंगे ओंठ, और पा वर्ग वाले ओंठ से बोले जाते हैं। ये मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना। जो बहुत सरल है याद करने में। जैसे कंठ के बाद तालु, तालु के बाद जीवा, जीवा के बाद दंत, दंत के बाद ओंठ, उसी प्रकार का के बाद चा, चा के बाद
पा, इसी प्रकार से याद करेंगे। ये पूछे पेपर में, ये पूछ लिया जाता है कौन कौन से कंठ व्यंजन है, तो उसमें ऑप्शन दिया जाता है का, खा, गा, एक नहीं दिया गया तो अब उसी को टिक लगा देंगे कौन से कंठ व्यंजन नहीं है, तो वो हो जाएगा। इसी प्रकार तालु व्यंजन में इसी प्रकार जीभ, इसी प्रकार दंतन, इसी प्रकार ओठ। जीभ को ही मूर्धन व्यंजन कहा जाता है, ये नोट कर लो। हाँ, और एक बात, अंधा इया ड़ा ना मा में जीभ और मुख के साथ साथ इसमें नाक का भी इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इन पांचों को एक और नाम से जाना जाता है जिसे नासिक और अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। अंधा या ड़ा ना मा को अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहते हैं, क्योंकि हर वर्ग का पांचवा अक्षर अनुनासिक व्यंजन है, इसलिए इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। तो अंगा या ड़ा ना मा को अनुनासिक, नासिक या पंचमाक्षर व्यंजन कहते हैं। पंचमाक्षर आपसे पूछ दिया पंचमाक्षर व्यंजन इनमें से कौन नहीं है, अंगा या ड़ा दिया गया और ना दिया तो आप पहचान लीजिए। और नासिक और नासिक व्यंजन भी इसी प्रकार के होते हैं, पंचमाक्षर और अनुनासिक, नासिक, ये तीनों एक ही नाम है, नोट कर लेना। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर पहला हो गया स्पर्श व्यंजन और दूसरा आता है अंतस व्यंजन। अंतस व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण में मुख बहुत कम छोटा सा खुलता है, जिनके उच्चारण मुख बहुत कम खुलता है, उन्हें अंतस व्यंजन कहते हैं। तो क्या होते हैं अंतस व्यंजन? जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख बहुत छोटा खुलता है उन्हें अंतस व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। इनको एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसे अर्धस्वर का नाम अर्धस्वर कहा जाता था। जैसे स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहा जाता था, उसी प्रकार अंतस व्यंजन को अर्धस्वर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न में सीधे पूछ लिया जाता है अंतस व्यंजन अर्धस्वर क्या होते हैं या वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं और या हल व्यंजन क्या होते हैं, अच क्या होता है। कभी कभी इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दूसरे नाम है ये जरूर याद करना, कुछ करो या ना करो, नाम जरूर पूछ दिए जाते हैं। तो वो अंतस व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। आप बोल के देखो, या, रा, ला, वा। इन या, रा, ला, वा को बोलने में मुख बहुत छोटा खुलता है, इसीलिए अंतस व्यंजन या अर्धस्वर कहलाते हैं। जिस प्रकार व्यंजन को हमने 2 भागों में बांटा था, उच्चारण प्रयत्न के स्थान पर, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, अब तीसरे नंबर पे आता है उस व्यंजन। जिस प्रकार स्पर्श व्यंजन में जीभ का कोई ना कोई भाग मुंह के किसी न किसी भाग के स्पर्श करता था, वो स्पर्श व्यंजन कहते थे। उसका एक अन्य नाम था जिसे वर्गीय व्यंजन कहते थे। एक अंतस व्यंजन आता था, अंतस व्यंजन को एक अन्य नाम से जानते थे अर्धस्वर, जिनमें मुख बहुत कम खुलता था, उन्हें अंतस व्यंजन कहते थे। इसी प्रकार तीसरा है उस व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारण में मुख से एक प्रकार की गुनगुनाहट या सुनसुनाहट सी सुनाई दे, एहसास हो, गुनगुनाहट या सनसनाहट सी एहसास हो, वो उस व्यंजन कहलाते हैं। तो उस व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुनसुनाहट सी प्रतीत हो, उसे उस व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। जिस प्रकार अंतस व्यंजन का नाम था अर्धस्वर, उसी प्रकार इन्हें भी एक अन्य नाम से जाना जाता है जिन्हें संघर्षित व्यंजन कहते हैं। अब एक प्रकार की गर्माहट, कैसी गर्माहट प्रतीत होगी हम बताएंगे आपको। कुछ 4 कौन कौन से हैं देख लीजिए। उस व्यंजन सा, सा, सा और हा, इनको बोल के देखिए। सा, 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 हा, इनको बोलने में एक गर्म सी भाप ऐसी निकलती है, उसी को गर्माहट और सुनसनाहट भी कहते हैं। आप चाहे तो बोल के देख सकते हैं, सा, सा, सा और हा। अब चौथे नंबर पे आता है उत्सृत। उत्सृत को चाहे दीर्घ कहो, चाहे दीर्घुण कहो, चाहे उत्सृत कहो, बात एक ही है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की उल्टी नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है, उन्हें उत्सृत, द्रुत, द्विगुण या उच्छित व्यंजन कहते हैं। इनके 4 नाम हैं। चारों कभी कभी पेपर में ये लिखा होगा, कभी कभी ये लिखा होगा, कभी कभी ये लिखा होगा, तो भ्रमित ना हो।
ये होते चारों एक ही हैं। जिन व्यंजन के उच्चारण में जीभ की उल्टी नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है उन्हें उच्छिष्ट, द्रुत, द्रगुण, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन सी 2 होती है? एक ड़ा होती है, एक दा होती है। नीचे बिंदी जरूर लगेगी। इन बिंदी वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? इसे नुक्ता कहा जाता है। नोट कर लीजिए। अब 5वें नंबर पे आता है अनुनासिक व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में ठड और नाक दोनों की आवश्यकता होती है उन्हें अनुनासिक या नासिक व्यंजन कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे पंचमाचल। ये हमने आपको स्पर्श व्यंजन बताया था। ठड क्या होता है? जहाँ मुख और जीभ दोनों का मेल होता है उसे ठड कहते हैं। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं पहले ही। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से 5 होते हैं? अंगा, इया, रा, ना और मा। ये 5 होते हैं अनुनासिक व्यंजन या पंचमाक्षर या नासिक। क्योंकि हर वर्ग का 5वां अक्षर होता है इसीलिए इसे पंचमाक्षर कहते हैं। मैंने बताया था ना वर्ग में, स्पर्श व्यंजन में। नोट कर लीजिए। अब 6वें नंबर पे आएगा अयोगवा या अनुस्वार। ये मैं याद कीजिए, मैंने स्वर में बताया था। जब आदमी, कुछ लोग कहते हैं 13 स्वर होते हैं, वैसे मैन 11 होते हैं, कुछ लोग 13 बताते हैं। वो अयोग्य अनुस्वार को भी जोड़ देते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, एक अंग और एक आ। यहाँ 2 बिंदी लगेंगी, यहाँ 1 बिंदी लगेगी। जो ये 1 बिंदी है इसे ही अनुस्वार कहा जाता है। जो ये 1 बिंदी है इसे ही अनुस्वार कहा जाता है। ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना। जो 1 बिंदी होती है इसे अनुस्वार कहा जाता है। जो नीचे लगती है उसे मैंने बताया है, उसे नुक्ता कहते हैं। जो नीचे लगती है किसी भी बिंदी उसे नुक्ता कहते हैं। मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये नोट कर ले। अब 7वें नंबर पर आएगा संयुक्त व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। याद कीजिए, मैंने पिछली वाले वीडियो में बताया था संयुक्त स्वर वे स्वर जो अन्य स्वरों के संयुक्त से निर्मित होते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है। पहले अंदर नोट कर लो, फिर बताएंगे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। इनकी कुल संख्या 4 होती है, क्ष, त्रिक, ज्ञ और स्रा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब क्ष में 2 व्यंजन आएंगे। क्ष को कैसे मिलते हैं? आधा का प्लस सा, आधा का प्लस सा मिला के तब बनता है क्ष। इसी प्रकार आधा ता प्लस रा मिलाकर बनता है त्रा। इसी प्रकार आधा जा प्लस इया मिलकर बनता है गा। उसी प्रकार आधा सा प्लस रा मिलकर बनता है स्रा। ये भी याद कर लेना, आधा का प्लस सा मिलकर छा, आधा ता प्लस रा मिलकर त्रा, आधा जा प्लस इया मिलकर ज्ञा, आधा सा प्लस रा मिलकर स्रा। इन चारों में ये और ये पेपर में बहुत ही पूछे जाते हैं। आधे जा और इया मिला के ज्ञा, आधा का और प्लस सा मिला के छा। ये तो बहुत ही बार पूछा गया है पेपर में। इन चारों के खंड भी लिख देना, कौन कौन व्यंजनों से मिलाकर बनता है, कौन कौन व्यंजन अलग अलग व्यंजनों के माध्यम से नए व्यंजन का निर्माण होता है। अब आएगा 8वां नंबर घोषत्व या स्वतंत्री के आधार पर व्यंजन। घोषत्व या स्वतंत्री के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, एक घोष, दूसरा सघोष। घोषत्व या स्वतंत्री के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के। सघोष को ही घोष कहते हैं और खा नंबर पर आता है अघोष। ये दोनों वीडियो पर मैं आपको सघोष या घोष व्यंजन पढ़ाऊंगा। घोष या सघोष जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की झंकार सी उत्पन्न होती है उन्हें घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। इनकी कुल संख्या 31 होती है। कौन कौन सी 31 होती है? और देखते हैं, प्रत्येक वर्ग का
प्रत्येक वर्ग का तीसरा प्लस चौथा प्लस पांचवा प्लस स्वर, इसमें स्वर भी आ जाएंगे, प्लस अंतस व्यंजन प्लस उस व्यंजन का हाँ आ जाएगा। अंतस व्यंजन तो अभी हमने हमने आपको पढ़ाए हैं, कौन कौन से होते हैं, जिनको बोलने में बहुत ही मुख बहुत कम खुलता है, वो अंतस व्यंजन होते हैं, जैसे या, रा, ला और वा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर प्लस स्वर प्लस अंतस व्यंजन या, रा, ला, वा प्लस हा। 5 5 10 5 15 और 16, 15 और 11 26, 26 और 4 30 और 1 31, यही होते हैं घोष और अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या होते हैं, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इतना नोट कर लो। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अभी मैंने आपको पढ़ाया था स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 आते थे, ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये मैंने वर्ग बताए थे आपके। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, मतलब का वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है, का, खा, गा, तीसरा, चौथा, पांचवा, गा, घा, रा ये आएंगे। उसी प्रकार चा में ये आएंगे, टा में ये आएंगे, ता में ये और पा में ये, मतलब ये प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पांचवा, इसीलिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। 3 3 6 3 9 3 5 5 15, 15 और 11 स्वर, 4 अंतस और 1 हा उस व्यंजन का, वही होते हैं घोष और सघोष व्यंजन। ये नोट कर लो। फिर मैं आपको खंड का खा बताऊंगा, अघोष व्यंजन। जो मैंने आपको घोष या सघोष व्यंजन बताए थे, ठीक उसका विपरीत होता है अघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में झंकार से उत्पन्न नहीं होती है वो अघोष व्यंजन, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में झंकार से उत्पन्न होती है वो घोष या सघोष व्यंजन। जिस प्रकार घोष का उल्टा होता है अघोष, उसी प्रकार इनकी कुल संख्या भी उसमें 31 होती थी, तो 31 का उल्टा कितना हो गया, 13। कौन कौन सी 13 संख्या होंगी उसमें? वर्ग में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा तो अघोष में चला गया, तो सघोष में चला गया था। अब अघोष में कितना आएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन, 5 पहले में आएंगे, 5 दूसरे में आएंगे, कितने हो गए 10, और प्लस जो हा उसमें गया था उसका उस व्यंजन के जो 3 बचे थे वो इसमें आ जाएंगे, सा सा सा। 5 5 10 11 12 13, ये हो गए हैं अघोष व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा मैंने आपको बताया, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, का वर्ग का पहला और दूसरा, इसी प्रकार चा, छा, टा, ठा, टा, ठा, पा, पा, ये हो जाएंगे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। एक और महत्वपूर्ण बात अघोष व्यंजन में, क्योंकि इन व्यंजनों को उच्चारण में झंकार से तो उत्पन्न होती नहीं, अर्थात इन व्यंजनों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। पेपर में आएगा कि किन व्यंजनों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, तो आप निकाल देंगे अघोष व्यंजनों के उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था घोषत्व या स्वतंत्र के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता था।
घोषत्व के आधार पर एक सघोष या घोष और दूसरा था अघोष। उसी प्रकार प्राणत्व के आधार पर भी वर्णों का आधार पर व्यंजनों का दो प्रकार से वर्गीकरण होता है, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। प्राणत्व के आधार पर वर्णों का दो प्रकार, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बहुत कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहा जाता है, और जिनसे बहुत ज्यादा हवा निकलती है उसे महाप्राण कहा जाता है। चलिए आइए अब अल्प प्राण के बारे में जानते हैं। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहा जाता है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 30 होती है। जैसे सघोष में या घोष व्यंजन में संख्या 31 होती थी, इसमें एक कम होती है, अल्प प्राण संख्या में 30 होती है। कौन कौन से 30 शब्द होते हैं? अघोष व्यंजन में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा लगातार थे, इसमें एक छोड़कर एक किया जाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर प्लस स्वर तो इसमें भी रहेंगे, प्लस उसमें भी अंतस व्यंजन थे, इसमें भी अंतस व्यंजन रहेंगे। अंतस व्यंजन मैंने क्या बताए थे आपको? या, रा, ला और वा। प्रत्येक वर्ग का पहला मतलब 5, 5, 10, 5, 15, 15 और 11, 26, 26 और 4, 30, ये होते हैं अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला प्लस तीसरा और प्लस पांचवा, 5, 5, 10, 5, 15 प्लस स्वर 11, 26 प्लस अंतस व्यंजन 4, 30 हो गए। घोष और सघोष में लगातार पीछे के 3 थे, इसमें एक छोड़कर एक है, इतना याद रखना। अब नेक्स्ट है महाप्राण। पहले ये नोट कर लो, प्रत्येक के बाद ये जरूर लिखना करता गावा, ये स्पष्ट व्यंजन जरूर लिखना हर एक के बाद। जैसे कि अल्प प्राण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में बहुत कम हवा निकलती थी उन्हें अल्प प्राण कहा जाता था, उसी प्रकार अल्प प्राण का विपरीत होता है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में ज्यादा हवा निकलती है उन्हें महाप्राण कहा जाता है। इनकी कुल संख्या, अल्प प्राण में कुल संख्या 30 थी, तो 30 का आधा कितना हो गया? 15। महाप्राण में इनकी कुल संख्या 15 होगी। कौन कौन से 15 शब्द है वो यहाँ लिख रहे। अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा चला गया, कितने बचे? दूसरे और चौथा बचा, वो यहाँ पर आ जाएगा। प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का दूसरा प्लस चौथा प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? सा, सा, सा और एक हा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, 5, 5, 10 और 4, 14, लेकिन 15 होते हैं, एक और आ जाता है प्लस विसर्ग। ये विसर्ग क्या होता है? तो किसी भी व्यंजन या वर्ड के पीछे 2 बिंदी लगा दी जाती है तो उसे विसर्ग कहा जाता है। इसे विसर्ग का चिन्ह कहा जाता है। खा तक जो आवाज है वो विसर्ग कहते हैं। जिसके पीछे 2 बिंदी लगी हो वो हमारा विसर्ग होता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, अभी मैं बता रहा हूँ। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा मतलब ये
और ये और 5, ये का गा ड़ा, ये वाले वर्ग तो उसमें चले गए अल्प प्राण में, तो बच्चे वाले कहाँ आ जाएंगे, महाप्राण में। पेपर में आप एग्जाम में ये साड़ी जरूर बना लेना। इसी के आधार पर अल्प प्राण, घोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। घोष में लास्ट के 3 आते हैं और अघोष में आगे के 2, और अल्प प्राण में पहला, तीसरा, 5वां, और महाप्राण में दूसरा और चौथा आता है। ये नोट कर लो, फिर मैं आपको अगला बताऊंगा। 10वां नंबर, उच्चारण तत्व के आधार पर में वर्गीकरण के आधार पर ये लास्ट नंबर है, आगत वर्ड या नवागत दुनिया। वे दुनिया जो विदेशी मतलब अरबी या फारसी की, जो अरबी या फारसी की दुनिया है, जो उर्दू के माध्यम से हिंदी में पहुंची और हिंदी ने उन सबको ग्रहण कर लिया, वो आगत या नवागत दुनिया कहलाती है। जैसा कि आगत वर्ड या नवागत दुनिया, हिंदी में कुछ दुनियाओं का आगमन विदेशी मतलब बाहर से हुआ है, बाहर। ये दुनिया मुख्य रूप से विदेशी में कहाँ से, अरबी और फारसी की हैं, जो उर्दू के माध्यम से हिंदी में पहुंची और हिंदी ने इन दुनियाओं को ग्रहण कर लिया, वो आगत वर्ड या नवागत दुनिया कहलाती है। इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कौन कौन सी आगत वर्ड या नवागत दुनिया है, आइए देखते हैं। का, खा, गा, जा, फा। का, खा, गा, जा, फा, ये 5 दुनिया है, आगत या नवागत दुनिया। आप तो कहेंगे ये तो हिंदी में है, ध्यान से देखिए, इनके नीचे नुक्ता का निशान लगा है, बिंदी एक लगी है। जो एक बिंदी लगी है ना, यही आगत वर्ड या नवागत दुनिया है। ये जो बिंदी लगी है, यही अरबी या फारसी की है। इन बिंदी को क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, इस बिंदी को नुक्ता, इसलिए इनको नुक्ता वाले वर्ड भी कहा जाता है। नुक्ता किया जाता है इसके ऊपर निक्ता भी लिखा होता है, वो भी एक ही चीज होती है। जरूरी नहीं कि ये 5 ही हो तभी ये आगत वर्ड या नवागत, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये भी हमारे शब्द हैं जो आगत वर्ड या नवागत दुनिया में शामिल होते हैं। हिंदी के छोड़ के जितना भी आपको लगे कि ये बाहर से आए हुए हैं, वो भी आगत वर्ड या नवागत दुनिया में शामिल हो गए। लेकिन पेपर में अगर पूछ दिया जाए आगत वर्ड या नवागत दुनिया कुल संख्या कितनी होती है, तो 5 ही लगाएंगे, अनगिनत नहीं लगाएंगे, तो 5 ही लगाएंगे। इस 10वें पॉइंट के बाद हमारे उच्चारण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण समाप्त होता है। अब दूसरी हेडिंग पड़ेगी उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण।